इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, इस वक्त सुन रहे सभी हमारे श्रोताओं का। और कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ सीमा और मेरे साथ हैं और मैं अश्वनी। और किसान मित्रों, रोजाना की तरह आज भी हमारे पास नया विषय है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, आपको आज के विषय से अवगत करा देते हैं। आज का विषय हमारा शुष्क क्षेत्रों में बारानी खेती द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन। और आज विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर R.S. बाना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल अश्विनी, और शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे लिसनर्स को सबसे पहले हम बता देते हैं, आज का टॉपिक तो हम बता ही चुके हैं। इससे जुड़ी कोई भी सवाल अगर हैं तो वो सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। और हमारे नंबर्स रहेंगे 011-23421608 यानी कि 23421608। और इसके अलावा अगर नए श्रोता हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े तो व्हाट्सएप के जरिए भी वो जानकारी ले सकते हैं। 9868868753 इस नंबर को सेव करें। और जो भी आप पूछना चाहते हैं सूखे क्षेत्रों में बारानी खेती द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में, तो आप इस पर हमें मैसेज करिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब शुरुआत करेंगे, जैसा कि हमारा जो आज का विषय है शुष्क क्षेत्रों में बारानी खेती द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि शुष्क क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी अपनाकर किस तरह से फसलोत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जी, अगर हम हमारे देश की बात करें तो पिछले 4 से 5 दशकों में कृषि के योजनागत विकास के बावजूद जो अभी भी 52% क्षेत्र ऐसा है देश का जिसमें बारानी खेती की जाती है, जहां पे सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है तो वो सीमित जल संसाधन है। तो जबकि ऐसा नहीं है कि उन क्षेत्रों में बरसात बिल्कुल ही नहीं होती। बरसात जो भी होती है उसके जल का अगर हम समुचित उपयोग करें, सदुपयोग करें, जल को संग्रहण करें और संरक्षित करें तो ऐसे क्षेत्रों में जो कृषि उत्पादन है उसको काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर हम पिछले दशकों में देखें तो जो हमारे सिंचित क्षेत्र हैं उनकी वृद्धि दर 4 या 5% से अधिक रही है, जबकि बारानी क्षेत्रों की वृद्धि दर 1% से भी कम रही है। तो इसका कारण है बारंबार जो निरंतर सूखा पड़ जाता है या मृदा नमी की कमी या जो सिंचाई जल है उसकी अनुपलब्धता के कारण फसल का उत्पादन सही तरीके से नहीं होता, पशुधन का भी उत्पादन कम रहता है। तो इस वजह से जो कृषक हैं हमारे उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो यदि हम वर्षा जल को सही तरीके से संरक्षण करें, पानी को बहकर बाहर नहीं जाने दें, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रहे, तो निश्चित तौर से जो फसल अवधि के बीच में सूखा के कारण फसल जो जूझती है और उससे नुकसान होता है उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। और उन्नत तकनीकी अपनाकर हम ये जो इस तरह से नुकसान होते हैं उनसे बच के फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमारे जो चारे वाली फसलें हैं उनकी भी उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहने से पशुओं को निरंतर सूखा एवं हरा चारा मिलता है, जिससे कि हमारे पशुधन का उत्पादन भी बढ़ा रहता है। और इस तरह से एक टोटलिटी में देखा जाए तो हमारी कृषकों की जो आय है वो उसमें निरंतरता बनी रहती है और तुलनात्मक रूप से वो काफी अधिक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल नहीं, इससे पहले शायद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल पूछिएगा। लखनऊ से मैं बात कर रहा हूँ, राजा जी। राजा जी बताइए, अपना सवाल कीजिएगा। जी, जैसा कि आज की खेती जो जहाँ पे जल ज्यादा नहीं है तो जो उन्नति मतलब प्रकार की ये चीजें आई हैं मतलब मार्केट में, तो उनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। तो कैसे उनकी जानकारी हम लोग कहाँ से ले सकते हैं और कौन कौन जानकारियाँ हम लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक होती है? जी, आप एक तो इसके लिए जो ICAR के संस्थान है आपके क्षेत्रों में, लखनऊ में भी है और जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में ICAR के संस्थान है, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय होते हैं तथा राज्य सरकार के जो कृषि विभाग है उसके जो अधिकारी हैं आपके ग्राम स्तर पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे, उनसे आप संपर्क में
रह सकते हैं। साथ ही आप निरंतर ऑल इंडिया रेडियो और जो दूरदर्शन है उससे भी जुड़े रहें, निरंतर जो किसान की बात है उसके आप श्रोता बने रहें, तो इस पे सारी सूचनाएं आपको एक तरीके से मिल जाती है। किसी भी आप कृषि विश्वविद्यालय में या ICAR के संस्थान में जाते हैं तो वहां पर गेट पे ही एटिक नाम का कृषि तकनीकी सूचना केंद्र, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, वहां पर जाकर भी आप सूचना ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की एक फोन लाइन है 1551, जिसपे आप मुफ्त बिना कोई पैसे दिए, बिना शुल्क के आप कॉल करके और 24 घंटे कभी भी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको उन्नत तकनीकों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो जानकारी देते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने कि ये सारी जानकारियां आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत आसानी से मिल सकती हैं। प्रोग्राम किसान की बात, और इसको आप 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में सुन सकते हैं, और हमारे बीच मौजूद रहते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो कि आपको बहुत सारी जानकारियां देते हैं और उससे जुड़ी हुई सभी योजनाओं के बारे में, कौन सी चीज कहां से मिल सकती है, इस सब की जानकारी आपको यहां से मिलेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, सभी जानकारी जानने के लिए और सभी जगह से आप एफर्ट करें, लेकिन इसके साथ साथ कभी भी 2:30 से 3 का वक्त अपना प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात सुनना ना भूलें। बिल्कुल, यानी कि आप सोमवार से शनिवार हमारे साथ जुड़ते हैं और आपका जो कृषि है उसके समय के हिसाब से जो भी विषय होता है ना, वो हम चुनकर आपके लिए खास लेकर आते हैं। और किसान मित्रों, आज का विषय चल रहा है शुष्क क्षेत्रों में बारानी खेती द्वारा जल संरक्षण। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे पास जो अगला सवाल हमारे जहन में आता है कि बारानी क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है? जी, जल संरक्षण के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो है खेतों की मेड़बंदी। जितनी भी बरसात होती है आप खेतों के चारों तरफ अपनी मेड़ बना दे, बहुत ज्यादा कोई लागत भी नहीं लगती है और जो पानी है उसको बहकर बाहर जाने से आप रोक सकते हैं। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई, अभी भी बुआई का कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अगली फसल की बुआई में काफी टाइम बचा हुआ है, जुलाई के महीने में ज्यादातर फसलों की बुआई करते हैं। तो अगर बुआई नहीं करी है और आपके खेत खाली पड़े हैं तो उस दशा में आप खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल को आप इकट्ठा मृदा नमी के रूप में संचित कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक नई विधि चली है, खेत में छोटा तालाब बना के, उसको फार्म पॉन्ड बोलते हैं, खेत तलाई। बहुत सारे राज्यों में उसकी योजनाएं भी चल रही है, सरकारें, राज्य सरकारें अनुदान भी देती है। तो खेत में छोटा एक कोने में जहां पे ढलान है वहां पे छोटा तालाब बना के भी आप बरसात की जो अतिरिक्त पानी है बहकर बाहर चला जाता है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, और जब सूखा पड़ता है उस दौरान उस पानी को आप इमरजेंसी की तरह सिंचाई करने में काम में ले सकते हैं, और जो आपकी फसलें बर्बाद हो जाती थी पहले फसल सूखे की वजह से, उसको बचाया जा सकता है। उस पानी को पशुधन को भी पिलाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो जो किसानों की लागत लगती है पानी बाहर से मंगवा के, बारानी क्षेत्र ऐसे हैं कई बार उनको पानी भी खरीद के पशुओं को पिलाना पड़ता है, तो ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। तो एक तरह से जो खेती की लागत है उसमें भी कमी आ जाएगी और उससे आपकी जो फसल और पशुधन है उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह की 2-3 तकनीकियां हैं। और जैसे बुआई करते हैं उसके बाद भी आपका जो वर्षा जल है वो भाप बनकर ना उड़े, तो उसका भी आपको प्रबंधन करना होगा। पूर्व फसलों के अवशेष है या खरपतवारों के अवशेष है या जो फसलों का जो चारा वगैरह जैसे कि पराली है, तो उसको आप खेत में साइड में कहीं इकट्ठा रख लें, और इस मौसम में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है उस दशा में उसकी पलवार बिछा के और उससे भी मृदा नमी का संरक्षण कर सकते हैं, और जो मृदा की भाप बनकर उड़ने से मृदा नमी का नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सूखे क्षेत्र है वहां पर अगर हम जल संरक्षण और प्रबंधन की बात करते हैं तो जो एक FPO है, तो क्या FPO भी कोई अहम भूमिका निभाता है? हमारे किसान मित्रों को उससे कुछ फायदा मिल सकता है? एक FPO बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट आई है जिसमें सारे किसान मिलकर अपना प्रोड्यूस है वो बेच सकते हैं या जो इनपुट्स हैं वो खरीद सकते हैं। तो जल संरक्षण में सामूहिक भागीदारी अगर हम जुड़ें, सामूहिक रूप से किसी क्षेत्र के सारे किसान मिलकर जल संरक्षण तकनीक अपनाते हैं, तो उसको पूरा जल संग्रहण क्षेत्र का ही विकास एक साथ हो सकती है, और जो उत्पादन क्षमता है उसमें आमूल चूल परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसके बहुत सारी सक्सेस स्टोरी और कहानियां मौजूद है जहां पे लोगों ने मिलजुल कर एक सामुदायिक भागीदारी निभाकर पूरे क्षेत्र में ही पानी को इस तरह से एक सार्वजनिक तालाब के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। और जो क्षेत्र है उसमें वृक्षारोपण
जो मृदा क्षरण होता है उसको रोक सकते हैं, पोषक तत्व बहकर बाहर चले जाते हैं उनको बहने से रोका जा सकता है, और ये एक सामूहिक प्रयास हो सकता है और एक क्रांतिकारी प्रयास हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे कि अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिर से एक बार आज का विषय शुष्क क्षेत्रों में बारानी खेती द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन, और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RS वानी। तो डॉक्टर साहब, अब अगला अगर हम सवाल लेते हैं, जहन में आता है कि बारानी क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन सी फसलें हम ले पाते हैं इसमें? बारानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से बारानी क्षेत्र हमारे देश के ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जो या तो शुष्क क्षेत्र हैं या अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, जहां पर बरसात बहुत कम होती है। अमूमन ऐसा माना जाता है कि प्रति वर्ष अगर औसत वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों को शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों के तहत माना जाता है। शुष्क बहुत ही कम, 250 से कम वालों को, पर 750 से कम जो क्षेत्र है उनमें हम मोटा मोटा देखें तो एक तरह की तकनीकियों को मैं बताना चाहूंगा। जो फसलें हैं उनकी, उनमें बाजरा है या जो अन्य मिलेट्स हैं, जैसे कि इस वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मना रहे हैं, तो ये इन क्षेत्रों के लिए एक वरदान फसलें हैं। इसके अलावा अरहर है, मूंग है, लोबिया है, ग्वार है, जो कि खरीफ के मौसम में आप बारानी क्षेत्रों में अच्छे से लगा सकते हैं। इसके अलावा जो शुष्क क्षेत्र हैं, जहां पे गंभीर सूखे पड़ते हैं, 250 mm से कम जहां बरसात होती है, उसमें मोठ भी एक फसल है जो काफी अच्छा उत्पादन देती है और मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। इन फसलों में भी जो कम अवधि वाली किस्में हैं और उन्नत किस्में हैं, नवीन किस्में हैं, उनको उगाना चाहिए, क्योंकि जो नई नई जो भी किस्में आती है वो पुरानी किस्मों की तुलना में या तो अधिक उत्पादन देती है या वो किसी रोग और कीट से रोधी होती है। तो इस तरह से आप इन क्षेत्रों में ये फसलें लगाएंगे तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, दिल्ली से मैं कुलाज बात कर रहा हूँ जी, बताइए, सवाल कीजिएगा। जैसे हम लोग सब्जियों की खेती करते हैं तो उसके लिए क्या यह सिंचाई उसके लिए अच्छी रहेगी सब्जियों के लिए? जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, ये भी एक अच्छा विषय है कि जो बारानी क्षेत्र है वहाँ पर सब्जियों की खेती करते हैं, तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम हमारे किसान मित्र कर सकते हैं? जी, बारानी क्षेत्रों में सब्जियों की खेती करने के लिए आपको जल का सही से उपयोग करना होगा। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया कि फार्म पॉन्ड यानी कि खेत में छोटा तालाब बना के बरसात का जो पानी बहकर चला जाता है उसको इकट्ठा करें और उसके बाद उस जल का सही से सदुपयोग। तो बहुत सारी सब्जी वाली फसलें हैं, जैसे कि लोबिया है, ग्वार है, इस मौसम में वो लगा सकते हैं। जो दलहन वर्गीय सब्जियां हैं उनका उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा जो थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से अधिक पानी चाहती है उन सब्जी वाली फसलों की भी खेती करी जा सकती है, परंतु आपको ध्यान रखना होगा कि जो सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं, जैसे कि ड्रिप है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, या स्प्रिंकलर है, फव्वारा सिंचाई विधि है, इन तकनीकियों को अपनाना होगा ताकि पानी ज्यादा वेस्ट नहीं हो। हम प्लावन नहीं करें, तालाब को की तरह खेत को भरे नहीं, सिर्फ जितना पानी आवश्यक है उतना ही उपयोग में लें और जो वाष्पीकरण होता है उसको भी रोक दें। आजकल लो टनल एक तकनीक है, या जो ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, उनके द्वारा बहुत सारे क्षेत्र हैं बारानी क्षेत्र के। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, जयपुर क्षेत्र के आसपास एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना है जिसको मिनी इजराइल कहा जाता है, जहां पे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस है, वहां पर सब्जियां लेते हैं और उसी पॉली हाउस का पानी जो बरसात होती है उसको इकट्ठा करके उसी से रिसाइकल करके और ड्रिप और स्प्रिंकलर से पॉली हाउस में सब्जियों की, खीरे की खेती करके और किसान काफी लाभ ले रहे हैं और एक तरह से ये क्रांति के रूप में उभर कर भविष्य में आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो अनाज वाली फसलें हैं वो ही लेंगे, दलहन वर्गीय फसलें, तिलहन वर्गीय फसलें, सब्जियां, सभी बारानी क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी अपनाकर जल का सही से उपयोग करके संरक्षण करके ली जा सकती है। बिल्कुल, तो हमारा प्रयास यही रहेगा और यही कामना करेंगे कि जो ये क्रांति आई है जयपुर के आसपास सीमित न रहे बल्कि देश भर तक उन सभी क्षेत्रों में पहुंचे जाके सूखे जो पड़ता है जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। और डॉक्टर साहब, बातचीत आगे करते रहेंगे। एक और कॉलर शायद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए, सवाल कीजिए। धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर। वैज्ञानिकों ने अब कोई ऐसे बीज
तैयार करे हैं जो खेती के लिए बिना पानी के भी तैयार हो पाए? इस पे कुछ काम चल रहा है क्या? अनुसंधान के ऊपर इसके ऊपर क्या काम हो रहा है क्या? धर्मवीर जी का बहुत अच्छा सवाल है। जो कम पानी चाहने वाली या जो वारानी क्षेत्रों के लिए जो बिना सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर काम करने के लिए ICAR का एक तो काजरी करके जोधपुर में संस्थान है और इसके अलावा क्रीडा वो हैदराबाद में है। तो दो तो विशेष संस्थान ही है जो इन क्षेत्रों के लिए कार्य करते हैं। इसके साथ ही जो अन्य संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है और जो अन्य ICAR के जो संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय है राजस्थान के जितने भी, वो सब बारानी क्षेत्रों के लिए काफी काम करते हैं। बहुत सारी उन्नत किस्में विकसित करते हैं और उन्नत तकनीकियां जिसमें कि जल संरक्षण की तकनीकियां भी शामिल है, जो लो टनल है, मल्च है, जो बायो रिसोर्सेस जिनको बोलते हैं उनका किस तरह से उपयोग किया जाए, सूक्ष्म जीवों का किस तरह से उपयोग किया जाए ताकि बारानी क्षेत्र है जो ऐसे क्षेत्र हैं उनमें खेती की जाए। तो हाँ, ये सूचनाएं उपलब्ध है। आप किसान की बात कार्यक्रम से निरंतर जुड़े रहें, या जो ICAR के संस्थान है, आप चूंकि दिल्ली से ही हैं धर्मवीर जी, तो पूसा संस्थान में भी आप विजिट कर सकते हैं और इन तकनीक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि जैसे अभी मानसून से पहले जो वर्षा हो रही है तो क्या बुआई की जा सकती है? जी, अभी मानसून पूर्व की बरसात में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने बुआई कर भी ली है और चूंकि अब मानसून आने ही वाला है तो अभी सही समय है। यदि ठीक नमी है मृदा में तो बारानी क्षेत्रों में आप बुआई कर सकते हैं। बाजरा की, ग्वार की, मूंग की, मोठ की, इन फसलों की आप बुआई कर सकते हैं यदि आपकी मृदा में नमी सही है तो। चूंकि अभी आप मध्य जून ही चल रहा है तो जो लंबी अवधि वाली किस्में हैं बाजरे की जो 80 से 90 दिन में पकती है, उनकी भी आप बुआई कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि जुलाई के मध्य में या जुलाई के अंत तक जाते हैं तो आपको कम अवधि वाली किस्मों की बुआई करनी पड़ती है। तो अभी आपका सही समय है, अगर मृदा नमी है तो बुआई की जा सकती है। बिल्कुल। तो बहुत सारी ढेर सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं सभी हमारे जिस वक्त श्रोता हैं सबकी जो अंदर जो चाहत थी वो पूरी हो चुकी होगी। तो स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान मित्रों, आप कार्यक्रम किसान की बात सुन रहे हैं, आप बने रहिए। लौटते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। बिल्कुल। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी। और जानकारी तो अश्विनी हो गई है, अब बात हो जाए कुछ मनोरंजन की। तो चलिए सुनते हैं बबीता चौधरी की आवाज में ये लोकगीत। और नन्हे नन्हे 3 घुंघरू तीनों मजेदार हैं, तीनों मजेदार हैं। नन्हे नन्हे 3 घुंघरू तीनों मजेदार हैं, तीनों मजेदार हैं। नन्हे नन्हे 3 घुंघरू तीनों मजेदार हैं, तीनों मजेदार हैं।
नन्हे मजेदार हैं। और मेरी सास के 3 जो बेटे तीनों ही मजेदार हैं, तीनों ही मजेदार हैं। एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक थानेदार है, एक थानेदार है। और एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक थानेदार है, एक थानेदार है। और नन्हे नन्हे 3 घुंघरू तीनों ही मजेदार हैं, तीनों ही मजेदार हैं। के 3 जो बेटी तीनों ही मजेदार हैं, तीनों ही मजेदार हैं। मेरी सास के 3 जो बेटी तीनों ही मजेदार हैं, तीनों ही मजेदार हैं। बिल्कुल। और इतने मजेदार गीत के बाद मुझे लगता है अश्वनी अब मजेदार तो हो चुका है और मौसम भी बाहर कह रहा है बहुत मजेदार हो गया है। बिल्कुल। और उम्मीद है किसान मित्रों आज का आपको कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें यहीं रुकना होगा, तो मुझे अश्वनी को और मुझे सीमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।